जातिगत राजनीति में बिहार में लोकतंत्र के लोकतंत्रीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस ऊर्जा को केवल पहचान से हटाकर क्षमता निर्माण की ओर मोड़ा जाए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से समाधान यह है कि संस्थागत तटस्थता, नौकरशाही और पुलिस को राजनीतिक और जातीय दबावों से मुक्त किया जाए। डेटा संचालित नीतियाँ, जातीय गणना जैसे आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक लामबंदी के लिए नहीं बल्कि लक्षित गरीबी उन्मूलन और कौशल विकास के लिए किया जाना चाहिए। सर्व समावेशी विकास, राजनीतिक विमर्श को जातिगत अधिकारों से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और रोजगार सृजन पर केंद्रित करना होगा। जब नागरिक केवल अपनी जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक करदाता और अधिकारों के प्रति जागरूक नागरिक के रूप में प्रशासन से जवाबदेही मांगेंगे, तभी बिहार का सामाजिक आर्थिक ताना बाना सही मायने में मजबूत होगा। भारत में वोट बैंक की राजनीति का तात्पर्य, ये अलग टॉपिक है। अब भारत में वोट बैंक की राजनीति का तात्पर्य किसी विशेष समुदाय, जाति या धर्म के मतदाताओं को एक स्वजातीय समूह मानकर उनकी भावनाओं या असुरक्षाओं का दोहन कर एक मुश्त वोट प्राप्त करने की रणनीति से है। यद्यपि इस राजनीति ने शुरुआत में हाशिए के वर्गों जैसे कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक दृश्यता प्रदान की, लेकिन दीर्घ काल में इसने उनके वास्तविक या तात्विक विकास को गंभीर रूप से अवरुद्ध किया है। इसे इस प्रकार हम देख सकते हैं। पहला, पहचान के मुद्दों का आर्थिक विकास पर हावी होना। वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे वास्तविक मुद्दों को पीछे धकेल देती है। राजनीतिक दल इस वर्गों के वोट हासिल करने के लिए भावनात्मक मुद्दों जैसे कि धर्म की रक्षा, जातीय गौरव या ऐतिहासिक अन्याय का सहारा लेते हैं। जब वोट केवल भावनाओं या पहचान के नाम पर मिल जाते हैं तो सरकारों के पास इन वर्गों के लिए स्कूल, अस्पताल या उद्योग बनाने की कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं रह जाती। दूसरा देखें तो अभिजात्य वर्ग का कब्जा, एलिट कैप्चर। वोट बैंक की राजनीति ने अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों को एक ब्लॉक के रूप में देखा, लेकिन इन समूहों के भीतर की असमानताओं को नज़रअंदाज कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आरक्षण या सरकारी योजनाओं का अधिकांश लाभ इन वर्गों के भीतर मौजूद एक छोटे से क्रीमी लेयर या प्रभावशाली उपजातियों ने उठा लिया। उदाहरण के लिए मुसलमानों में पसमानदा यानी कि पिछड़े वर्ग या दलितों में महादलित आज भी सामाजिक आर्थिक सूचकांकों पर सबसे नीचे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों ने केवल इन समुदायों के प्रभावशाली नेताओं को साध कर पूरे समुदाय का वोट हासिल करने का शॉर्टकट अपनाया। उसके बाद देखिए सशक्तिकरण के बजाय प्रतीकात्मक। वास्तविक विकास के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति प्रतीकात्मकता पर निर्भर करती है। किसी योजना का नाम किसी जातीय महापुरुष के नाम पर रख देना, इफ्तार पार्टियों का आयोजन करना, कुछ महापुरुषों की मूर्तियां बनवाना या किसी विशेष समुदाय के एक दो नेताओं को मंत्री बना देना, इन्हें विकास के रूप में पेश किया जाता है। इससे समुदाय को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन उनका ज़मीनी, आर्थिक या शैक्षिक स्तर जस का तस रहता है। फिर देखिए असुरक्षा और घेराबंदी का मनोविज्ञान। वोट बैंक को एकजुट करने के लिए अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा इन वर्गों यानी विशेषकर अल्पसंख्यकों के मन में बहुसंख्यक समुदाय या व्यवस्था के प्रति एक भय पैदा किया जाता है। जब कोई समुदाय निरंतर असुरक्षा की भावना में जीता है तो उसकी प्राथमिक चिंता अपना अस्तित्व बचाना ही हो जाती है, न कि विकास करना। इस भय ने अल्पसंख्यक समुदायों को विशिष्ट इलाकों में सिमटने पर मजबूर किया है, जिससे उनका मुख्य धारा के आर्थिक अवसरों और आधुनिक शिक्षा से अलगाव हुआ है। ठीक है। संरक्षणवाद बनाम आत्मनिर्भरता। वोट बैंक की राजनीति एक दाता प्राप्तकर्ता संबंध स्थापित करती है। राजनीतिक दल दीर्घकालिक रोजगार सृजन या कौशल विकास के बजाय अल्पकालिक मुफ्त की रेवड़ियों या नगद हस्तांतरण के जरिए वोट खरीदते हैं। यह दृष्टिकोण इन वर्गों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के बजाय राज्य पर निर्भर बनाए रखता है। निष्कर्षतः देखें तो सच्चा लोकतंत्र केवल वोट के अधिकार से पूर्ण नहीं होता, बल्कि जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार से होता है। वोट बैंक की राजनीति ने हाशिए के वर्गों को सत्ता के समीकरणों में तो शामिल किया, लेकिन उन्हें एक बंधुआ मतदाता बना दिया। वास्तविक विकास तब सुनिश्चित होगा जब अल्पसंख्यक और हाशिए के वर्ग केवल अपनी अस्मिता या असुरक्षा आधार पर वोट देने के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के आधार पर राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है, लेकिन जब तक वह आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में नहीं बदलता, तब तक सामाजिक न्याय की परिकल्पना अधूरी रहेगी। 5 अगस्त 2019 को ये अगला प्रश्न है, और हम लोग अब जो टॉपिक शुरू करने वाले वो है असमान विकास और संघीय चुनौतियाँ। ठीक है,
तो प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 370 का निरसन, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे में आए दो सबसे बड़े दूरगामी बदलावों को रेखांकित करना है। तो ये प्रश्न हम देख रहे हैं। तो देखिए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करना स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े संवैधानिक और राजनीतिक निर्णयों में से एक है। इस कदम ने जम्मू कश्मीर की दशकों पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे में आए दो बड़े और दूरगामी बदलाव इस प्रकार से। पहला तो पूर्ण संवैधानिक एकीकरण और विशेष दर्जे की समाप्ति। यह सबसे बड़ा बदलाव था संवैधानिक रूप से देखें तो। इससे जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष ला खड़ा किया। अलग संविधान और झंडे का अंत हुआ। पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और झंडा था, अब वहाँ केवल भारत का संविधान राष्ट्रीय ध्वज लागू है। दोहरी नागरिकता, राज्य के अलग और देश की अलग जैसी कोई व्यवस्था अब नहीं है। फिर देखें तो केंद्रीय कानूनों का निर्बाध लागू होना। पहले संसद द्वारा पारित अधिकांश कानून रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर राज्य विधानसभा की सहमति के बिना वहाँ लागू नहीं होते थे। अब शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे सभी केंद्रीय कानून सीधे लागू होते हैं। फिर देखें तो दंड, न्यायिक और दंड विधान में एकरूपता। राज्य की अपनी अलग दंड संहिता, रणवीर दंड संहिता समाप्त हो गई है और पूरे देश की तरह वहाँ भी भारतीय दंड संहिता, हालांकि अब नई भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। फिर देखें तो अनुच्छेद 35A की समाप्ति। इसके खत्म होने से देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, बस सकता है और वहाँ राज्य सरकार की नौकरियाँ प्राप्त कर सकता है। पहले अधिकार केवल वहाँ के स्थानीय निवासियों तक सीमित था। तो एक तो ये बदलाव था। दूसरा देखें तो राज्य का पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण। यह सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव था जिसने राज्य के सत्ता समीकरणों को मूल रूप से बदल दिया। भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी पूर्ण राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित बना दिया। दो हिस्से विभाजन। जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर या दिल्ली या पुदुचेरी की तरह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां अपनी चुनी विधानसभा होगी। दूसरा लद्दाख या चंडीगढ़ या अंडमान की तरह बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सीधा प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में है। सत्ता का केंद्र बिंदु। पूर्ण राज्य के दर्जे के दौरान पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के मुख्यमंत्री और निर्वाचित सरकार के अधीन थी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि जैसे महत्वपूर्ण विषय सीधे तौर पर केंद्र सरकार उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से के नियंत्रण में आ गए। इससे निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियां पहले की तुलना में काफ़ी सीमित हो गई है। निष्कर्षतः यह कहें कि संक्षेप में हम कह सकते हैं तो अनुच्छेद 370 के निरसन ने जम्मू कश्मीर को असममित संघवाद के ढांचे से बाहर निकालकर भारत के पूर्ण और समान संवैधानिक ढांचे में ला दिया है। इसके साथ ही इसके राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होने से वहाँ की प्रशासनिक कमान सीधे दिल्ली के हाथों में आ गई है। ठीक है, यह तो ये चीज़ें हैं। अब अगला प्रश्न है कि असमान विकास के परिणाम। ठीक है, तो राज्यों का असमान विकास अलगाववाद और उग्रवाद जैसी समस्याओं को जन्म देता है। तो बिहार के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में चर्चा करना है, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यह कथन पूर्णतः यथार्थ है कि असमान विकास केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि यह गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को जन्म देती है। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बिहार के संबंध में देखा जाए तो विशेषकर इसके दक्षिणी और सीमांत जिलों जैसे गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, जमुई और लखीसराय में उग्रवाद का उदय और प्रसार सीधे तौर पर असमान विकास, संसाधनों का अनुचित वितरण और प्रशासनिक शून्यता से जुड़ा है। असमान विकास में बिहार में वामपंथी उग्रवाद को किस प्रकार खाद पानी दिया है, इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, भूमि सुधारों की विफलता और चरम आर्थिक विषमता। बिहार में वामपंथी उग्रवाद का मूल कारण आर्थिक विषमता और भूमि का असमान वितरण रहा है। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून तो बने लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। प्रभाव देखें तो मुट्ठी भर लोगों के पास हजारों एकड़ ज़मीनें थी जबकि बहुसंख्यक आबादी, मुख्यतः दलित और पिछड़े वर्ग, भूमिहीन खेती हर मजदूर जो है वो बनी रही। जब राज्य इन वंचितों को उनके आर्थिक अधिकार दिलाने में विफल रही तो माओवादी, कम्युनिस्ट सेंटर और पीपुल्स वॉर ग्रुप जैसे उग्रवादी संगठनों ने जल, जंगल और ज़मीन का नारा देकर उसे हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। दूसरा देखें तो बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रशासनिक शून्यता। राज्य का असमान विकास इस बात से स्पष्ट होता है कि जहां कुछ शहरी क्षेत्र विकसित हो रहे थे वहीं दक्षिण बिहार के पहाड़ी और जंगली इलाके जैसे कि कैमूर की पहाड़ियां या गया, औरंगाबाद के सुदूर गांव विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह कटे हुए थे। प्रभाव देखें तो इन क्षेत्रों में पक्की सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पतालों का घोर अभाव था।
संचार और परिवहन न होने के कारण यहाँ पुलिस और प्रशासन की पहुंच नगण्य थी। इस प्रशासनिक शून्यता का लाभ उठाकर उग्रवादियों ने इन इलाकों को अपना सुरक्षित पनाहगाह बना लिया और अपनी समानांतर सरकारें जो है वो स्थापित कर ली। ठीक है। तीसरा देखें तो औद्योगिकरण का अभाव और युवाओं का भटकाव। बिहार में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता तथा उद्योगों के शून्य विकास ने बेरोजगारी की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी। प्रभाव देखें तो असमान विकास के कारण जब इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामने आजीविका कोई साधन नहीं बचा तो वे हताशा के शिकार हो गए। उग्रवादी संगठन ने इस हताशा का फायदा उठाया और वैचारिक भ्रम तथा आर्थिक प्रलोभन यानी कि लेवी और रंगदारी से प्राप्त धन देकर प्रलोभन देकर बेरोजगार युवाओं को अपने हिंसक कैडर में शामिल कर लिया। फिर देखें तो सामाजिक न्याय का अभाव और सामंती शोषण। आर्थिक पिछड़ेपन ने सामाजिक असमानता और शोषण को और गहरा किया। जब विकास असमान होता है तो शक्तिशाली वर्ग और अधिक निरंकुश हो जाता है। तो प्रभाव देखें, ग्रामीण बिहार में कमज़ोर वर्गों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जाती थी और उनका सामाजिक उत्पीड़न आम था। जब पुलिस और न्याय प्रणाली ने इन पीड़ितों की रक्षा नहीं की तो उन्होंने नक्सलवाद को त्वरित न्याय और आत्मरक्षा के हथियार के रूप में देखा। इसी असमानता ने बिहार में खूनी जातीय संघर्ष जैसे विभिन्न सवर्ण पिछड़ी जातियों की सेनाओं और नक्सलियों के बीच नरसंहार इन सभी को जन्म दिया। विकास का एंटीडोट। यह सिद्धांत है कि असमान विकास ही उग्रवाद की जड़ है। इस बात से भी सिद्ध होता है जैसे जैसे बिहार के इन क्षेत्रों में विकास पहुंचा उग्रवाद में भारी गिरावट आई। हाल के वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार ने सुरक्षा के साथ विकास का दृष्टिकोण अपनाया। सड़क और आधारभूत संरचना। ठीक है। तो ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाया गया जिससे सुरक्षा बल की पहुंच आसान हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य धारा से जुड़ी। कल्याणकारी योजना जैसे देखें रोशनी योजना कौशल विकास के लिए, फिर है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और पंचायत स्तर पर हर घर नल का जल जैसी योजनाओं ने जनता और प्रशासन के बीच के विश्वास घाटे को कम किया है। तो निष्कर्ष में देखें तो बिहार का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि वामपंथी उग्रवादी मूल रूप से कानून व्यवस्था की समस्या से कहीं अधिक विकास के घाटे की समस्या है। बंदूकें और पुलिस कार्रवाई केवल उग्रवाद के लक्षणों को दबा सकती है, लेकिन इसका स्थायी समाधान केवल समावेशी, न्याय संगत और संतुलित क्षेत्रीय विकास के माध्यम से ही संभव है। जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, रोजगार और न्याय पहुंचेगा तो उग्रवाद और अलगाववाद की विचारधारा स्वतः अप्रासंगिक हो जाएगी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का विश्लेषण किसी एक कारक का आधार नहीं किया जा सकता। यह एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जहां ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने पिछड़ेपन की नींव रखी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और नीतिगत विफलता ने अस्थायी इसे बना दिया। ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ से कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की। ठीक है। तो हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की बात कर रहे थे। तो अभी से देखें कि इसके क्या मतलब कारण रहे हैं, समस्याएं में क्या मतलब इसका मूल्यांकन हम लोग करते हैं। तो पहला ये है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण। बिहार को विरासत में कई ऐसी संरचनात्मक बाधाएं मिली जिन्होंने इसके आर्थिक विकास को शुरुआत से ही धीमा कर दिया। ऐतिहासिक कारण देखें तो अस्थायी बंदोबस्त। ब्रिटिश काल में लागू की गई जमींदारी प्रथा ने बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। इसने एक शोषक ढांचा तैयार किया जिससे किसानों के पास कृषि में निवेश करने के लिए न तो पूंजी बची और न ही प्रोत्साहन। ठीक है। दूसरा देखें तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण नीति थी उस समय 1952 से लेकर 1993 के दौरान, माल भाड़ा समानीकरण नीति। ठीक है। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, यह नीति बिहार अविभाजित के लिए सबसे विनाशकारी साबित हुई। इसके तहत केंद्र सरकार ने खनिजों की ढुलाई पर सब्सिडी दी जिससे देश में कहीं भी उद्योग लगाना समान रूप से सस्ता हो गया। परिणाम स्वरूप बिहार के पास कोयला और लोहा होने के बावजूद यहाँ उद्योग नहीं लगे और अन्य राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण हुआ। भौगोलिक कारण देखें तो राज्य का विभाजन 2000 में झारखंड के अलग होने से बिहार के 90% से अधिक खनिज संसाधन और प्रमुख उद्योग जैसे टाटा स्टील, बोकारो नए राज्य में चले गए। बिहार के पास केवल बाढ़ प्रभावित कृषि भूमि और उच्च जनसंख्या घनत्व रह गया। प्राकृतिक आपदाओं का चक्र देखें तो उत्तर बिहार हर साल नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं उसके कारण विनाशकारी बाढ़ का सामना करता है, जबकि दक्षिणी बिहार अक्सर सूखे के चपेट में रहता है। यह चक्र हर साल हजारों करोड़ की संपत्ति और कृषि को नष्ट कर देता है जिससे पूंजी निर्माण नहीं हो पाती है। इसके बाद देखें तो लैंड लॉक्ड राज्य, समुद्री तट न होने के कारण बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए प्राकृतिक रूप से एक अनाकर्षक विकल्प बन जाता है।
फिर देखिए दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, नीतिगत और प्रशासनिक विफलताएं। यद्यपि इतिहास और भूगोल ने बिहार के लिए मुश्किलें खड़ी की, लेकिन दुनिया और भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जैसे कि जापान, इजराइल या भारत में पंजाब, जहां मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ने भौगोलिक बाधाओं को पार किया। बिहार में देखा जाए तो यही सबसे बड़ी चूक हुई। ठीक है, तो विकास की पहचान का हावी होना। दशकों तक बिहार की राजनीति जाति, धर्म और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती रही। राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे औद्योगिकरण, आधारभूत संरचना और रोजगार सृजन जैसे वास्तविक आर्थिक मुद्दे हाशिए पर चले गए। फिर देखें तो कानून व्यवस्था और जंगल राज की छवि। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में अपहरण, रंगदारी और जातीय हिंसा के कारण राज्य की छवि एक बीमारू और असुरक्षित राज्य की बन गई। इसके कारण न केवल बाहरी निवेश रुक गया, बल्कि बिहार के स्थानीय उद्यमियों और बौद्धिक वर्ग का भी भारी पलायन हुआ। फिर देखें तो संस्थागत कमजोरी और लाल फीता शाही। नीतियों का निर्माण तो हुआ, लेकिन उनका जमीनी क्रियान्वयन बेहद कमज़ोर रहा। केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का समय पर उपयोग न कर पाना, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का प्रभावी न होना और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने व्यापक सुगमता को बुरी तरह से प्रभावित किया। फिर मानव पूंजी की उपेक्षा। आर्थिक विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार में लंबे समय तक स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति दयनीय रही। आज भी राज्य का एक बड़ा वर्ग जनसांख्यिकीय लाभांश के बनने के बजाय अकुशल मजदूर बनकर अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर करता है। तो निष्कर्ष देखें कि यदि निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाए तो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने निश्चित रूप से बिहार को एक प्रतिकूल स्थिति में रखा, लेकिन आज के समय में इसके पिछड़ेपन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी अधिक जिम्मेदार है। भूगोल और इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन नीतियों के माध्यम से उनके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाढ़ एक भौगोलिक समस्या है, लेकिन दशकों बाद भी जल प्रबंधन और कोसी बेसिन के लिए एक अस्थायी समाधान न खोज पाना स्पष्ट रूप से राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता है। ठीक है, तो ये है। फिर देखिए तो हाल के वर्षों में सड़क, बिजली और कानूनी व्यवस्था में क्षेत्र में सुधार हुए हैं, जो सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति के संकेत देते हैं। लेकिन जब तक कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक आक्रामक और पारदर्शी राजनीतिक संकल्प नहीं लिया जाता, तब तक बिहार आर्थिक पिछड़ेपन के दुष्चक्र से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, बिहार के संदर्भ में यह काफ़ी संगत टॉपिक है। तो मतलब प्रश्न इस तरह से ध्यान में रख करके हम इसका उत्तर देखेंगे। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए बिहार जैसे राज्य द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग राष्ट्रीय राजनीति में एक दबाव बिंदु कैसे बन गई है, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, देखिए बिहार जैसे राज्य द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग केवल एक आर्थिक आवश्यकता नहीं रह गई है, बल्कि यह भारतीय संघवाद, राजकोषीय नीतियों और गठबंधन की राजनीति का एक प्रमुख दबाव बिंदु बन गई है। ऐतिहासिक पिछड़ेपन, भौगोलिक बाधाओं जैसे उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा और 2000 में राज्य के विभाजन यानी खनिज बाहुल्य क्षेत्रों का झारखंड में जाना, इसके कारण क्या हुआ कि बिहार क्षेत्रीय विषमताओं का शिकार रहा है। इस विषमता को दूर करने के लिए विशेष दर्जे की मांग किस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में एक दबाव बिंदु बन गई है, इसे निम्नलिखित आयामों में समझा जा सकता है। पहला, गठबंधन की राजनीति में सौदेबाजी का हथियार। जब भी केंद्र में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता या गठबंधन सरकार का दौर होता है, तो क्षेत्रीय दल विशेष राज्य के दर्जे को समर्थन देने की पूर्व शर्त बना लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दल जैसे बिहार में जेडीयू या आंध्र प्रदेश में टीडीपी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ता है और कई बार यह केंद्र सरकार के अस्थायित्व के लिए एक चुनौती बन जाती है। दूसरा देखिए, चुनावी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता का राजनीतिकरण। विशेष दर्जे की मांग को अक्सर आर्थिक तर्कों से निकालकर क्षेत्रीय गौरव और अस्मिता से जोड़ दिया जाता है। राज्य के नेता केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। इससे राज्य की जनता की भावनाएं भड़कती है और यह एक मजबूत चुनावी मुद्दा बन जाता है। यदि राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर विफल रहती है, तो वह आसानी से इसका ठीकरा केंद्र द्वारा विशेष दर्जा न दिए जाने पर फोड़ सकती है। यह ब्लेम गेम राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तनाव पैदा करता है। फिर उसके बाद देखें तो डोमिनो इफेक्ट और राजकोषीय दबाव। केंद्र सरकार के लिए यह सबसे बड़ा दबाव बिंदु है। यदि राजनीतिक दबाव में आकर केंद्र किसी एक राज्य जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देता है, तो अन्य पिछड़े या नवगठित राज्य जैसे उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या आंध्र प्रदेश भी अपनी मांगों को तेज कर देंगे। विशेष दर्जे के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अनुदान का अनुपात 90:10 केंद्र राज्य का हो जाता है और उद्योगों को करों में भारी छूट मिलती है। यदि कई राज्यों को यह दर्जा दिया गया
तो राष्ट्रीय राजकोष पर अत्यधिक और असहनीय दबाव पड़ेगा। फिर देखिए तो वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ टकराव। 14वें और 15वें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब विशेष श्रेणी और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके एवज में वित्त आयोग ने राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% यानी कि अब 41% कर दिया था। ठीक है, इसके बावजूद राजनीतिक दल इस दर्जे की मांग पर अड़े रहते हैं। यह राजनीतिक मांग और संस्थागत आर्थिक ढांचे के बीच एक निरंतर दबाव और टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। उसके बाद देखिए तो निवेश मोड़ने की होड़। विशेष दर्जे में एक्साइज ड्यूटी और कॉरपोरेट टैक्स में जो छूट मिलती है उससे अन्य राज्यों में उद्योग भी अपनी आधार विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में स्थानांतरित करने लगते हैं, जैसा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड को दर्जा मिलने पर पंजाब और हरियाणा में उद्योगों ने किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों में के हितों के टकराव उत्पन्न होते हैं। तो बिहार जैसे राज्यों में यह चिंता बिल्कुल जायज़ है कि क्षेत्रीय विषमताओं के कारण वे विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं और उन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर आने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, हालांकि विशेष राज्य का दर्जा कोई जादुई छड़ी नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में इस दबाव बिंदु को कम करने के लिए रघुराम राजन समिति के सुझाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें बहुआयामी विकास सूचकांक के आधार पर राज्यों को सबसे कम विकसित मानकर उसे दर्जा देने के बजाय विशेष आर्थिक पैकेज और लक्षित बुनियादी ढांचा फंड देने की वकालत की थी। इसमें राजनीति कम होगी और जो वास्तविक क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने में सफलता मिलेगी। ठीक है, केंद्र सरकार की एक आकार सभी के लिए एक अभी अगला प्रश्न जो है हम लोग देख रहे हैं वो है कि राष्ट्रीय नीतियां बनाम क्षेत्रीय आवश्यकताएं। ठीक है, मतलब ये है प्रश्न कि क्या केंद्र सरकार की एक आकार सभी के लिए उपयुक्त यानी वन साइज फिट्स ऑल विकास नीतियां बिहार जैसे असमान रूप से विकसित राज्यों के लिए न्याय संगत है, ये प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। केंद्र सरकार की एक आकार सभी के लिए उपयुक्त यानी वन साइज फिट्स ऑल विकास नीतियां भारत जैसे विशाल भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधता वाले देश में विशेषकर बिहार जैसे असमान रूप से विकसित राज्य के लिए न्याय संगत नहीं मानी जा सकती है। लोकतांत्रिक संघवाद का एक मूल सिद्धांत है असमानों के साथ समान व्यवहार करना भी एक प्रकार का न्याय असमानों का समान व्यवहार करना भी एक प्रकार का न्याय है। जब विभिन्न राज्यों के विकास का प्रारंभिक बिंदु ही अलग अलग है तो उनके लिए एक ही नीति या पैमाना लागू करना पिछड़े राज्यों और पीछे धकेल सकता है। बिहार के संदर्भ में इस दृष्टिकोण की कमियों और अन्यायपूर्ण होने के कारणों को इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे पहले, राजकोषीय क्षमता में भारी अंतर। केंद्र सरकार की अधिकांश केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी का अनुपात 60-40 या 50-50 होता है। समस्या देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्य अपनी 40% हिस्सेदारी आसानी से वहन कर लेते हैं और योजना का पूरा लाभ उठाते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य जिनका आंतरिक राजस्व बहुत कम है अपनी हिस्सेदारी का पैसा नहीं जुटा पाते। परिणाम स्वरूप उन्हें केंद्र के हिस्से का फंड भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। यह नीति अमीर राज्यों को अधिक लाभ पहुंचाती है और गरीब राज्यों को उनके हाल पर छोड़ देती है। दूसरा देखें तो विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियाँ। राष्ट्रीय नीतियाँ अक्सर दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक समान दृष्टिकोण से बनाई जाती है, जो राज्यों की स्थानीय भौगोलिक चुनौतियों की उपेक्षा करती है। समस्या देखें तो बिहार का उत्तरी हिस्सा हर साल नेपाल से आने वाली विनाशकारी बाढ़ का सामना करता है, जबकि दक्षिणी हिस्सा सूखे की चपेट में रहता है। एक मानक राष्ट्रीय अवसंरचना नीति बिहार के काम नहीं आ सकती। बिहार को सामान्य सड़कों या स्मार्ट सिटी से पहले बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी के लिए विशेष दर्जी निर्मित नीतियों और विशेष फंड की आवश्यकता है। तीसरा देखें तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियों का असमान लाभ। केंद्र सरकार अक्सर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक समान नीतियाँ लाती है, जैसे वर्तमान में चल रही PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। समस्या क्या है कि ये नीतियाँ उन राज्यों के लिए बहुत फायदेमंद है जिसके पास पहले से ही बेहतर औद्योगिक इकोसिस्टम, बंदरगाह और बिजली की निर्बाध आपूर्ति है। चूँकि बिहार ऐतिहासिक रूप से विशेषकर माल भाड़ा सामान्यीकरण नीति और राज्य विभाजन के कारण इन बुनियादी ढांचों से वंचित रहा है, इसलिए राष्ट्रीय नीतियां होने के बावजूद राष्ट्रीय और विदेशी निवेश का प्रवाह स्वतः ही विकसित राज्यों की ओर मुड़ जाता है। चौथा देखें तो जनसांख्यिकीय लाभांश बनाम जनसांख्यिकीय बोझ। बिहार की आबादी युवा है और इसका जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक है। समस्या देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए प्रति व्यक्ति जो मानक आवंटन तय किया जाता है वह बिहार की विशाल और सघन आबादी के लिए अपर्याप्त सिद्ध होता है। शिक्षा या स्वास्थ्य, ठीक है, जैसे शिक्षा में RT, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत जैसी वन साइज फिट्स ऑल योजनाएं बिहार में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक यहाँ के मानव विकास सूचकांक में के भारी बैकलॉग को भरने के लिए अतिरिक्त या विशेष संसाधन न दिए जाएं। फिर देखिए संस्थागत क्षमता का अंतर। राष्ट्रीय नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत और कुशल प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है।
समस्या देखें तो समान विकास के कारण विकसित राज्यों की तुलना में बिहार में संस्थागत क्षमता और ई गवर्नेंस का ढांचा भी विकासशील अवस्था में है। केंद्र की कई जटिल नीतियां जैसे कि डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डिजिटल कृषि ज़मीनी स्तर पर तकनीकी और संस्थागत बाधाओं के कारण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती। तो एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नीति का भ्रम तो पैदा करती है, लेकिन यह समता स्थापित नहीं करती है। बिहार जैसे राज्यों के लिए न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बदलाव आवश्यक है। तो पहला बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, नीतियाँ ऊपर से थोपने के बजाय सहकारी संघवाद के तहत राज्यों की स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर बननी चाहिए। नीति आयोग को इस दिशा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। फिर देखें तो विभेदक वित्त पोषण, रघुराम राजन समिति की सिफारिशों की तर्ज पर विकास सूचकांक के आधार पर राज्यों को सर्वाधिक पिछड़े, कम विकसित और विकसित श्रेणियों में बांटकर फंड का आवंटन होना चाहिए। बिहार जैसे राज्यों के लिए CSS में केंद्र की हिस्सेदारी 90-10 होनी चाहिए। राज्य विशिष्ट पैकेज, वन साइज के बजाय बिहार को कृषि, उद्योग और बाढ़ प्रबंधन के लिए विशिष्ट आर्थिक पैकेज दिए जाने चाहिए। सच्चा राष्ट्रीय विकास तभी संभव है जब केंद्र सरकार यह स्वीकार करे कि भारत की विविधता केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि आर्थिक और संरचनात्मक भी है, और इसी के अनुरूप नीतियों में लचीलापन लाया जाए। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था कि क्या केंद्र सरकार की एक आकार सभी के लिए उपयुक्त विकास नीतियाँ बिहार जैसे असमान रूप से विकसित राज्य के लिए न्याय संगत है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ई शासन और प्रशासन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, ई शासन है क्या, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन स्थापित करने में क्या महत्व रखता है, तो इसे देखें। देखिए ई शासन का तात्पर्य सरकारी कामकाज, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नागरिकों तक सार्वजनिक सेवाओं को त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप का उपयोग करने से है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो सरकारी फाइलों और दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म कर सरकार को सीधे नागरिकों के दरवाजे यानी कि मोबाइल स्क्रीन तक ले आना ही ई शासन है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से सरकार, सरकार से कर्मचारी। ठीक है, इसके बाद देखिए तो पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन स्थापित करने में ई शासन का महत्व ये क्या है। तो सुशासन के मूल तत्व पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और न्याय संगतता है। ठीक है, ई शासन इन लक्ष्यों को निम्नलिखित तरीके से प्राप्त करने में मदद करता है। पहला देखें तो पारदर्शिता में वृद्धि करता है। सूचनाओं का खुलापन, ई शासन के माध्यम से सरकारी नीतियाँ, बजट, टेंडर और नियम कानून वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इससे सरकारी कामकाज में गोपनीयता और लाल फीताशाही कम होती है। इसके बाद देखिए मानवीय हस्तक्षेप में कमी, जब सेवा प्राप्त करने के लिए जैसे कि आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस किसी बाबू या अधिकारी के आमने सामने नहीं मिलता है, ठीक है, तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की गुंजाइश अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है स्टेटस ट्रैकिंग, नागरिक अब अपने आवेदन जैसे कि RTI, पेंशन या शिकायत कुछ भी इसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट रहता है कि फाइल किस अधिकारी के पास और क्यों रुकी हुई है। दूसरा देखा जाए तो प्रशासनिक जवाबदेही तय करना, डिजिटल फुटप्रिंट, ई गवर्नेंस में हर फाइल के मूवमेंट, निर्णय और देरी का एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होता है। यदि कोई अधिकारी काम में देरी करता है तो आसानी से चिन्हित कर उसकी जवाबदेही तय की जा सकती है। इसके बाद देखें तो ई शिकायत निवारण, ठीक है, ई शिकायत निवारण ये CP ग्राम्स, ये केंद्र सरकार या राज्यों के लोक शिकायत निवारण अधिकार जैसे बिहार में लोक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल्स के माध्यम से नागरिक सीधे उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकता है। एक तय समय सीमा के भीतर अधिकारी को उस शिकायत का समाधान करना ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यह ई शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले कल्याणकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों के हाथों से गुजरता था, जिसमें भारी रिसाव होता था। अब जनधन खाते, आधार और मोबाइल, एग्जाम ट्रिनिटी के माध्यम से स्कॉलरशिप, मनरेगा की मजदूरी या किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे लाभार्थी खाते में जाता है। फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उसे हटाया गया है। फिर उसके बाद देखिए दक्षता और समयबद्धता, सिंगल विंडो सिस्टम, व्यवसायों और उद्योगों को स्थापित करने के लिए कई तरह के क्लियरेंस चाहिए होते हैं। ई शासन सिंगल विंडो पोर्टल प्रदान करता है, जिससे व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। फिर देखें तो 24/7 उपलब्धता, सरकारी दफ्तर शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन ई शासन जैसे उमंग ऐप या डिजी लॉकर 24 घंटे और 7 दिन चालू रहता है। इससे नागरिकों के समय और धन की भारी बचत होती है। फिर देखिए समावेशिता और अंतिम छोर तक डिलीवरी, कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत स्तरीय डिजिटल केंद्रों के माध्यम से सरकार की पहुंच सुदूर ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों तक हो गई है। अब एक गांव का व्यक्ति भी वही सेवा प्राप्त कर सकता है जो एक शहरी व्यक्ति कर रहा है।
निष्कर्ष देखें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सुशासन के लिए ई गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक स्मार्ट व्यवस्था है। इसका मतलब सिंपल यानी सरल, एम का मतलब मोरल नैतिक, अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, रिस्पॉन्सिव यानी उत्तरदायी और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। अतः ई शासन केवल कागजों को कंप्यूटर में डालने की तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिक और राज्य के बीच के संबंध को फिर से परिभाषित करने और सुशासन के आदर्शों को ज़मीनी हकीकत में बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार में ई शासन की स्थिति। ठीक है, बिहार के द्वारा ई शासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहल कौन कौन सी है, इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, बिहार में ई शासन ने पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवा वितरण के परिदृश्य को काफ़ी हद तक बदल दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य सुशासन के लक्ष्यों, पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता को जमीनी स्तर पर लागू करना है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई ई शासन पहलों में से लोक सेवाओं का अधिकार या आरटीपीएस और सुविधा ऐप दो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम है। इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे पहला कि लोक सेवाओं का अधिकार आरटीपीएस, ई आरटीपीएस पोर्टल। बिहार में आरटीपीएस अधिनियम 2011 में लागू किया गया था, लेकिन ई शासन के तहत इसे सर्विस प्लस के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया। इसके तहत नागरिक जाति या आवासीय निवास और पेंशन जैसी सेवाएं घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। प्रभावशीलता देखें तो बिचौलियों और भ्रष्टाचार की समाप्ति। पहले एक सामान्य आय या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नागरिकों को अंचल कार्यालयों के हफ्तों चक्कर काटने पड़ते थे और बाबुओं बिचौलियों को घूस देनी पड़ती थी। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्रों के सीधे ईमेल पर आने से यह भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है। फिर देखिए समयबद्धता और ट्रैकिंग। इस पोर्टल ने प्रशासनिक जवाबदेही तय की है। हर सेवा के लिए एक समय सीमा जैसे कि 10 या 15 कार्य दिवस निर्धारित है। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। यदि अधिकारी तय समय के अंदर कार्य नहीं करता है तो अपील करने का प्रावधान है। पारदर्शिता है। अधिकारी बिना उचित और पारदर्शी कारण बताए किसी भी आवेदन को खारिज नहीं कर सकते हैं। चुनौतियां देखें तो सर्वर और तकनीकी बाधाएं। अक्सर आरटीपीएस का सर्वर डाउन रहने से या वेबसाइट के धीमे काम करने की शिकायतें आती हैं, जिससे आवेदकों को परेशानी होती है। डिजिटल साक्षरता का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग स्मार्टफोन या इंटरनेट चलाना नहीं जानते वे अभी भी आवेदन के लिए वसुधा केंद्रों या साइबर कैफों पर निर्भर है, जहां कई बार उनसे निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक पैसे वसूले जाते हैं। तो एक तो ये है। उसके बाद देखिए सुविधा ऐप। ठीक है, ऊर्जा विभाग का ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। सुविधा ऐप बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यह राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में ई गवर्नेंस का सबसे सफल उदाहरण है। प्रभावशीलता देखें यानी कि इसकी सकारात्मक प्रभाव देखें तो उपभोक्ता सशक्तिकरण। पहले नए बिजली कनेक्शन के लिए या गलत बिल सुधरवाने के लिए बिजली दफ्तरों में लंबी लाइनें लगती थी और पैरवी की ज़रूरत होती थी। अब इस ऐप के माध्यम से केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके नया कनेक्शन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। त्वरित शिकायत निवारण। ट्रांसफार्मर जलने, तार टूटने या बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत जो है सीधे ऐप से दर्ज की जा सकती है। इससे मरम्मत के कार्य में तेज़ी आई है। ठीक है, और सुविधा और पारदर्शिता। लोग घर बैठे अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं, अपने बिल का उपयोग बढ़ाने या घटाने का अनुरोध कर सकते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि मीटर रीडिंग गलत है तो खुद मीटर की फ़ोटो खींच करके सेल्फ बिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चुनौतियां देखें तो स्मार्ट मीटर खाते एकीकरण की समस्या। हाल ही में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन के बाद ऐप के बैलेंस अपडेट होने और मीटर के कटने जुड़ने के कई बार तकनीकी ग्लिच देखे गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं के भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ग्रामीण जागरूकता। यद्यपि ऐप बहुत उपयोगी है, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग उपभोक्ताओं के बीच इसका उपयोग अभी भी सीमित है, जो अभी भी भौतिक रूप से बिल जमा करने में अधिक विश्वास रखते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष देखें तो आरटीपीएस और सुविधा दोनों ने बिहार की प्रशासनिक मशीनरी को नागरिक केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने फाइलों की लाल फीताशाही को कम किया है और आम आदमी का काफ़ी समय और धन बचाया है। ठीक है, हालांकि इन पहलों की 100% सफलता के लिए सरकार को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सर्वर की क्षमता को बढ़ाना होगा। ग्रामीण स्तर पर डिजिटल साक्षरता के अभियान को तेज करना होगा, ताकि तकनीक का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बिचौलिए के पहुँच सके। ठीक है, अब अगला एक टॉपिक है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है व्यवहारिक ज़रूरतों से है जुड़ा हुआ, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड। ई शासन को लागू करने में डिजिटल डिवाइड जो है वो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी बाधा है। ये कैसे, इसका उपाय भी सुझाना है। देखिए, तो डिजिटल डिवाइड का सीधा अर्थ होता है समाज के उस वर्ग जिसकी पहुँच इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता तक है, और उस वर्ग के बीच की खाई जो इन सुविधाओं से पूरी तरह से आंशिक रूप से वंचित है। बिहार की लगभग 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में सरकार चाहे कितनी भी उत्कृष्ट ई शासन नीतियाँ बना ले, यदि
यह डिजिटल खाई पटी नहीं तो सुशासन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है। ग्रामीण बिहार में ई शासन को लागू करने में डिजिटल डिवाइड निम्नलिखित तरीके से बाधा बनी हुई है। देखिए, डिजिटल डिवाइड ग्रामीण बिहार के लिए बाधा, पहला डिजिटल साक्षरता का घोर अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो पढ़ना लिखना तो जानते हैं लेकिन डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं जानते हैं। एक किसान या मजदूर के लिए आरटीपीएस पोर्टल पर जाकर आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना या सुविधा ऐप पर बिजली का भुगतान करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। दूसरा देखिए, डिजिटल बिचौलियों का उदय। ई शासन का मूल उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना था, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ग्रामीण लोग फॉर्म भरने के या योजना का लाभ लेने के लिए साइबर कैफे या कुछ अनाधिकृत वसुधा केंद्रों पर निर्भर हो गए। ये नए डिजिटल बिचौलिए मुफ्त सरकारी सेवाओं जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि या राशन कार्ड का आवेदन के लिए ग्रामीणों से मनमाना पैसा यानी कि 50 से लेकर 200 रुपये तक वसूलते हैं। इससे भ्रष्टाचार का केवल माध्यम बदला है, वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। तीसरा, बुनियादी ढांचे की कमी। यद्यपि स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ी है लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाकों में आज भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और निर्बाध बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। नेटवर्क की खराब स्थिति के कारण कई बार ओटीपी नहीं आता या सर्वर डाउन होने की स्थिति में ग्रामीण उपभोक्ता का काम समय पर नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद देखें तो भाषाई और तकनीकी जटिलता। अधिकांश ई शासन वेबसाइट या ऐप अंग्रेजी या अधिक क्लिष्ट औपचारिक हिंदी में होते हैं। ग्रामीण बिहार में लोग मुख्यतः भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका बोलते और समझते हैं। वेबसाइटों का कठिन यूजर इंटरफेस उन्हें इसका उपयोग करने से हतोत्साहित करता है। ठीक है। तो ये सभी कुछ कारण हैं जिससे डिजिटल डिवाइड बिहार में बढ़ा है। फिर समाधान के प्रभावी उपाय देखें तो इस डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए ई शासन को वास्तविक अर्थों में समावेशी बनाने के लिए ये कदम उठाने चाहिए। पहला, व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियान। केवल स्कूलों या कॉलेजों स्तर पर नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर वयस्क और बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए। जीविका दीदियों का उपयोग। बिहार के जीविका दीदियों का नेटवर्क बहुत मजबूत है। उन्हें मास्टर ट्रेनर बना करके महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को मोबाइल से भुगतान करने, सरकारी पोर्टल इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। दूसरा देखें तो वॉइस आधारित और स्थानीय भाषाओं का इंटरफेस, एआई का उपयोग। ई शासन के पोर्टल में एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या सिरी जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई ग्रामीण टाइप नहीं कर सकता तो वो बोलकर भोजपुरी या मैथिली अपना आवेदन कर सके या शिकायत दर्ज करा सके। फिर देखिए तीसरा, कॉमन सर्विस सेंटर CSC वसुधा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और विनियमन। हर पंचायत में अधिकृत वसुधा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। इन केंद्रों पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। हर सेवा की सरकारी फीस बड़े अक्षर में बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। यदि कोई ऑपरेटर अधिक पैसा मांगता है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द करने का प्रावधान होना चाहिए। फिर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत नेट का विस्तार। केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत बिहार की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम में तेज़ी लानी होगी। पंचायत भवनों को फ्री वाईफाई जोन बनाए जाने चाहिए ताकि गरीब छात्र और नागरिक इंटरनेट का उपयोग कर सके। पाँचवा, मोबाइल फर्स्ट और USSD आधारित सेवाएं। ग्रामीण इलाके में कंप्यूटर की तुलना में मोबाइल फ़ोन अधिक है, इसलिए सभी सरकारी वेबसाइटें मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। जिसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है उसके लिए फीचर फ़ोन, कीपैड फ़ोन वाले जैसे कि 99# या SMS के माध्यम से आवश्यक ई शासन सेवाएं जैसे बिजली की बिल की जानकारी, आवेदन का स्टेटस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ई शासन केवल एक तकनीकी समाधान नहीं है, यह एक सामाजिक तकनीकी प्रक्रिया है। जब तक सरकार इंटरनेट को सड़क और बिजली की तरह बुनियादी मानवाधिकार नहीं मानेगी और ग्रामीण आबादी को तकनीक के अनुकूल नहीं बनाएगी तब तक डिजिटल डिवाइड ई शासन के रास्ते में बड़ी दीवार बनी रहेगी। ठीक है। चलिए, तो हमने ई शासन और प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं दबाव समूह और चुनाव सुधार। देखिए, भारतीय राजनीति में ये पहला है कि भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका स्पष्ट करना है और ये राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों की उपस्थिति एक अपरिहार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। दबाव समूह ऐसे लोगों का संगठन है, ठीक है, जिनके हित, लक्ष्य या व्यवसाय समान होते हैं। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हथियाना नहीं होता बल्कि सरकार के नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों पर अपने पक्ष में दबाव डालकर अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है। भारतीय राजनीति में दबाव समूह की भूमिका देखें तो भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका को इस प्रकार हम देख सकते हैं। हितों की सशक्त अभिव्यक्ति। समाज का हर वर्ग अपनी बात सीधे संसद या सरकार तक नहीं पहुंचा सकता। दबाव समूह विशिष्ट वर्गों की आवाज़ बनते हैं। ऐतिहासिक और समकालीन कृषक आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन जैसे दबाव समूह की भूमिका इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने कृषि नीतियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर किसानों की मांगों को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से रखा। फिर देखिए तो नीति निर्माण और विधायी कार्यों को प्रभावित करना। व्यापारिक और औद्योगिक दबाव समूह जैसे फिक्की, CII और एसोचैम अपने विशेषज्ञ ज्ञान, डेटा और लॉबिंग के माध्यम से सरकार की आर्थिक नीतियों, बजट और कराधान के नियमों को प्रभावित करते हैं। फिर देखें तो प्रशासनिक निर्णयों
पर नियंत्रण और सौदेबाजी नीतियाँ बनने के बाद उनके क्रियान्वयन के स्तर पर भी दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी संघ जैसे कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी यूनियन, रेलवे या शिक्षक संघ अपनी सेवा शर्तों, तबादला नीतियों और पेंशन जैसे मुद्दों पर प्रशासन पर वैधानिक दबाव बनाते हैं और सरकार को एक तरफा निर्णय लेने से रोकते हैं। फिर देखिए तो लोकतांत्रिक भागीदारी और राजनीतिक समाजीकरण, ये समूह आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, धरने, प्रदर्शन या याचिकाओं के माध्यम से जनता को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं और सत्ता के निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। ठीक है, और ये राजनीतिक दल से किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, यद्यपि दोनों ही जनता को लामबंद करते हैं और सरकार से संवाद करते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और कार्यप्रणाली में स्पष्ट और बुनियादी तौर पर अंतर होते हैं। देखिए, अंतर का आधार देखें तो मूल उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करना इसका लक्ष्य नहीं होता है, ये केवल सत्ता के निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं। और जो राजनीतिक दल होते हैं उनका अंतिम और सर्वोपरि लक्ष्य होता है चुनाव जीतकर सत्ता यानी कि सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। चुनावी भागीदारी की बात करें तो ये सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ते हैं और न ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, हालांकि ये किसी दल का गुप्त या खुला समर्थन कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या होते हैं? ये सीधे चुनाव लड़ते हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारते हैं और मतदाताओं से वोट मांगते हैं। कार्य क्षेत्र और विचारधारा देखें तो दबाव समूह का जो कार्य क्षेत्र होता है अत्यधिक संकुचित होता है। ये केवल एक विशिष्ट वर्ग जैसे कि मजदूर, छात्र, जाति, उद्योग के हितों पर केंद्रित होते हैं। और जो राजनीतिक दल होते हैं इनका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, इन्हें समाज के सभी वर्गों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चलना पड़ता है। सदस्यता की प्रकृति देखें तो एक व्यक्ति एक ही समय में कई दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति किसी जाति संगठन, किसी कर्मचारी यूनियन और दोनों का सदस्य हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल में क्या होता है? एक व्यक्ति सामान्यतः एक ही समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य हो सकता है। ठीक है, जवाबदेही की बात करें तो ये मुख्य रूप से अपने संगठन के सदस्यों यानी कि जो हितधारक है, ठीक है, स्टेक होल्डर है, उसके प्रति ही जवाबदेह होते हैं और इन्हें चुनावों के माध्यम से पूरे देश में या राज्य की आम जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। तो निष्कर्षता देखें तो एक स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र के लिए दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही आवश्यक है। जहां राजनीतिक दल लोकतांत्रिक ढांचे और सरकार का निर्माण करते हैं, वहीं दबाव समूह इस व्यवस्था के भीतर काम करते हुए समाज की सूक्ष्म और विविध आकांक्षाओं को संतुलित करने वाले सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है और यह काफ़ी हद तक सत्य है कि उदारीकरण के बाद भारत में व्यापारी घरानों, देखिए अब अगला प्रश्न है, ठीक है, कि क्या भारत में कृषक और मजदूर संगठनों जैसे दबाव समूह व्यापारिक घरानों के दबाव समूह की तुलना में नीति निर्माण को कम प्रभावित कर पाते हैं? ठीक है, इसका कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं और अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, अब यह वीडियो समाप्त होगा। यह कथन काफ़ी हद तक सत्य है कि उदारीकरण 1991 के बाद भारत में व्यापारिक घरानों के दबाव समूह जैसे फिक्की, CII, एसोचैम, कृषक और मजदूर संगठनों जैसे BKU, BMS, INTUC की तुलना में नीति निर्माण को अधिक निरंतर और गहराई से प्रभावित करते हैं। यद्यपि लोकतंत्र में संख्या बल किसानों और मजदूरों के पास अधिक है, फिर भी नीति निर्माण के पटल पर कॉर्पोरेट जगत का पलड़ा भारी रहता है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार से है। पहला, वित्तीय संसाधन और बौद्धिक विशेषज्ञता। ठीक है, व्यापारिक समूह इनके पास असीमित वित्तीय संसाधन होते हुए शीर्ष अर्थशास्त्रियों, कानूनी विशेषज्ञों और थिंक टैंक को नियुक्त करते हैं। जब सरकार कोई नीति बना रही होती है तो ये समूह पहले ही पूरा ड्राफ्ट, डेटा और रिसर्च पेपर सरकार को सौंप देते हैं। कृषक और मजदूर संगठन के पास देखिए तो इनके पास संस्थागत ढांचे और शोध का भारी अभाव होता है। वे नीतियों को बारीक कानूनी और आर्थिक पहलुओं को डिकोड करने में पिछड़ जाते हैं, जिसके कारण वे नीति निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। दूसरा देखें तो लॉबिंग के तरीके, कॉरिडोर बनाम सड़क। ठीक है, व्यापारिक समूह क्या है कि ये कॉरिडोर लॉबिंग करते हैं। इनकी नौकरशाहों, मंत्रियों और संसदीय समितियों तक सीधी और संस्थागत पहुंच होती है। बजट बनाने से पहले वित्त मंत्री आधिकारिक तौर पर कॉर्पोरेट समूह के साथ बैठकें करते हैं। कृषक और मजदूर संगठन की बात करें, इनकी नौकरशाही या मंत्रालय में सीधी पहुंच बहुत कम होती है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए इन्हें हड़ताल, चक्का जाम, प्रदर्शन जैसे दबाव या टकराव वाले तरीके का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा देखें तो राजनीतिक दल की फंडिंग। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को भारी धन की आवश्यकता होती है, चुनावी बॉन्ड या प्रत्यक्ष चंदा। कॉर्पोरेट घराने राजनीतिक दल के सबसे बड़े फंडर होते हैं। इन वित्तीय निर्भरता के कारण सत्ता में आने वाली कोई भी सरकार, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, व्यापारिक समूहों के मूल हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है। चौथा देखें तो संगठनात्मक विखंडन। व्यापारिक समूह देखें तो भी मुनाफे और व्यापार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मुद्दे पर पूरा कॉर्पोरेट जगत एकजुट रहता है। फिक्की या CII पूरे उद्योग जगत की एक संयुक्त आवाज़ बनकर बोलते हैं। और जबकि मजदूर और किसान यूनियन का बात करें तो ये संगठन बुरी तरह से बटे होते हैं। मजदूर संगठन राजनीतिक दलों से जुड़े जैसे कि कांग्रेस का INTUC, बीजेपी का BMS, वामपंथी का CITU, तो जिससे अक्सर अपने दल के राजनीतिक एजेंडे के आगे घुटने टेक देते हैं। इसी तरह किसान संगठन फसल क्षेत्र जैसे उत्तर बनाम दक्षिण और जातियों के आधार पर बटे होते हैं, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति कमज़ोर हो जाती है।
फिर देखें नव उदारवादी राज्यों की प्रकृति। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय राज्य का मुख्य लक्ष्य जीडीपी ग्रोथ, विदेशी निवेश और औद्योगिकरण हो गया। कॉरपोरेट समूह की मांग जैसे श्रम कानूनों में ढील, करों में कटौती राज्य के इन आर्थिक लक्ष्यों से मेल खाती है। इसलिए सरकारें व्यापारिक समूहों को विकास के इंजन के रूप में देखती है, जबकि किसान या मजदूर संगठनों की मांग जैसे एमएसपी की गारंटी, न्यूनतम मजदूरी को राजकोषीय घाटा बढ़ाने वाले कारक के रूप में देखा जाता है। तो नीति निर्माण बनाम वीटो पावर देखें तो उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि कानून और नीतियां बनाने में कॉर्पोरेट दबाव समूह का प्रभाव कहीं अधिक होता है। वे प्रोएक्टिव भूमिका निभाते हैं। हालांकि हमें कृषक और मजदूर संगठनों की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। लोकतंत्र में उनके पास वीटो की शक्ति होती है। जब कोई नीति उनके अस्तित्व पर बन आती है तो वे अपने जन आंदोलन और वोट बैंक की ताकत से सरकार की नीतियों वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे 2020-21 में किसान आंदोलन, जिसके कारण सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। संक्षेप में हम कहें तो व्यापारिक दबाव समूह यह तय करते हैं कि नीति किस दिशा में बनेगी, जबकि कृषक और मजदूर संगठन यह तय करते हैं कि उस नीति की सीमा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी सीरीज़ जो है हम लोगों की जो PYQ सीरीज़ थी पूरी समाप्त होती है। ठीक है, तो धन्यवाद।